पेज नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 2 कल से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है प्लीज? तो छोटी एग्जांपल्स कुछ कहीं थी करनी कंप्लीट? कौन से पेज पे? यंग स्टूडेंट्स से मेरी आवाज आ रही? चलिए कौन पढ़ना शुरू करने की क्वेश्चन रिक्वायरमेंट देखना, एक नजर वहां से शुरू करो। प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रोसेस एक्स वाई z normal abnormal loss and abnormal gain। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में डेबिट क्रेडिट साइड पे क्या आता है? कैपिटल पे ओवरहेड आते हैं, क्रेडिट साइड पे अब्जॉर्ब आते हैं, अंडर और अब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट हो जाती है। एक्चुअल आ जाता है, अब्जॉर्ब आ जाता है। अगर कम अब्जॉर्ब हुआ तो अंडर अब्जॉर्ब आ जाएगा, ज्यादा अब्जॉर्ब हो गया ओवर अब्जॉर्ब आ जाएगा, उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। हमारा रिक्वायरमेंट एज में रखते प्रोसेस अकाउंट्स फर्स्ट लाइन से शुरू। A chemical is manufactured by passing through two processes X and Y using two types of direct material A and B. In process Y, a byproduct is also produced, which is then transferred to process Z, where it is completed. इस डिपार्टमेंट में बाय प्रोडक्ट बनती है, फिर क्या एज इट इज बिक जाती है, फिर उसे क्या करते हैं जी में भेज देते हैं जहां वो कंप्लीट होती है। तो एक तो ये भी हो सकता है कि हम जिस प्रोसेस में बनी वहीं से सेल कर दें, लेकिन एक ये भी हो सकता है कि अगर आपको लगता हो कि फर्दर फाइनल फिनिश करके एक्स्ट्रा पैसे कमाए जा सकते हैं तो आप शायद फर्दर फिनिश करके बेचते हैं। तो कहाँ बनती है, कहाँ जाती है? वाई में बनती है, फिर जी में जाके कंप्लीट होती है। फिलहाल आगे चले तो डाटा कंप्लीट कर। फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अ मंथ एक्चुअल डाटा हैज बीन गिवन। XYZ प्रोसेसेस का नाम है, आउटपुट ऑफ मेन प्रोडक्ट, आउटपुट ऑफ बाय प्रोडक्ट, डायरेक्ट मटेरियल के यूनिट्स दिए हैं ब्रैकेट में, रुपीस दिए हैं। फिर डायरेक्ट मटेरियल बी एडेड इन प्रोसेस के केजीज और रुपीस अलग अलग ऊपर नीचे दिए हैं, केजीज रुपीस। डायरेक्ट वेजेस के रुपीस दिए हैं। स्क्रैप वैल्यू का मतलब लॉस की वैल्यू, लॉस की रिकवरी वैल्यू, स्क्रैप जाया होने वाली चीजों पर यूनिट रिकवरी वैल्यू दी हुई है। नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेसेस की परसेंटेज दी हुई है। नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ। अब कल मैंने आपको बताया था लेबर आवर्स भी बेस हो सकती है, मशीन आवर्स भी, यूनिट्स भी। यहाँ उसने किसको बेस रखा? और डायरेक्ट वेजेस का कितने परसेंट अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40% करेंगे तो अब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। मसलन जरा प्रोसेस एक्स में 15,000 की डायरेक्ट वेजेस है, कैलकुलेटर डायरेक्ट वेजेस के साथ लिंक है। इसको अगर 240% करें तो अमाउंट क्या है? 36,000 क्या आया? एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री बता दें। एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री बता दें, चाहे देख के बता दें, मैंने कब कहा ज़बानी बता दें। वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड सो ऑन। बाकी दोनों डिपार्टमेंट्स में भी डायरेक्ट वेजेस हैं, तो डायरेक्ट वेजेस के साथ फैक्ट्री ओवरहेड्स को 240% लिंक किया, ठीक है। देन वो कहता है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द वीक, एक वीक का डाटा ऊपर लिखो, द फर्स्ट वीक 65,000 एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। सोच के एंट्री बता दो। सिंपल है सर, हिम्मत करें। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट। तो कल वाला लेटर देखें यार, फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक्चुअल की एंट्री और अब्सॉर्ब की एंट्री क्या है?
फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट, और वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, अब्जॉर्ब की एंट्री। डेबिट साइड पे एक्चुअल आ जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स के डेबिट साइड पे एक्चुअल आ जाएंगे, क्रेडिट साइड पे अब्जॉर्ब आ जाएंगे, अंडर अब्जॉर्ब का डिसीजन हो जाएगा। अब्जॉर्ब और एक्चुअल एक ही चीज है, तो अब्जॉर्ब का लिंक डायरेक्ट वेजेस के साथ है और एक्चुअल फिगर गिवन। एक लाइन और देखें, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू प्रोसेस जी। एक बाय प्रोडक्ट बन रही है वाई में, तो कहते हैं जब वाई से जी में ट्रांसफर करते हैं तो एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट 22 रुपीज पर यूनिट है। क्या है ये? सेल प्राइस का मतलब रिकवरी वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट है। किधर बन रही है बाय प्रोडक्ट? तो जब नहीं जी में नहीं, वाई में बन जाती है फिर जी में फर्दर प्रोसेस होती है। तो जब वाई में बनती है तो उस वक्त की सेल वैल्यू शायद दी हुई है। जी में बनने के बाद की दी हुई है, वाई के बाद दी हुई है। वाई के बाद किससे पहले? कहाँ से कहाँ जाते हैं? तो वाई से जी में भेजते हुए रास्ते में, मतलब जो उसकी सेल वैल्यू इस वक्त होती है वो कंप्लीशन से पहले की बात हो रही है बाद में? फर्स्ट पैराग्राफ देखें, कंप्लीशन कहाँ होनी है जाकर? रिक्वायरमेंट प्रोसेस अकाउंट्स बनाने से शुरू करें। एक्स वाई जी, एक्स बनाए पहले या वाई? नहीं मतलब वाई बना लेते हैं, इसमें क्या? रीजन वाई से आउटपुट वाई में इनपुट होनी है, तो सक्सेसिव प्रोसेस करो तो तरतीब से बनाना है, एक्स फिर वाई फिर जी। रिक्वायर्ड डाटा देखते हैं, एनी ब्रॉट डाउन डैश लगा, डाटा अरेंज करें जरा, डेबिट साइड बनवाएंगे। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी? अमाउंट 123,500, कंसंट्रेशन सर 123,500। डायरेक्ट मटेरियल बी, हाउ मेनी यूनिट्स? 500 केजीज यूनिट्स, केजीज में यूनिट्स है। 19,500 क्या बना रुपीस किसके? मटेरियल बी, ठीक है यार। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन मटेरियल ए बी के बाद डायरेक्ट वेजेस का मतलब डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट आ जाएगी अगर इकट्ठी करनी हो, ठीक है सर। फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ अब्जॉर्ब आने हैं या एक्चुअल आने हैं? प्रोसेस अकाउंट में अब्जॉर्ब आने हैं एक्चुअल आने हैं? अगर अब्जॉर्प्शन रेट दिया तो पहले अब्जॉर्ब आने हैं, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर में एक्चुअल आने हैं, फिर वहां कंपैरिजन होगा, ठीक है। कैसे वर्किंग करूं? 15,000 इंटू 40%, 36,000 की कंट्री बोला। प्रोसेस एक्स डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, अब्जॉर्ब है यार, अब्जॉर्ब की एंट्री हो रही है, ठीक है। एक्चुअल का डिसीजन कहाँ लेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में। देन डेबिट साइड इस तरह टोटल नहीं करनी होती, पहले क्रेडिट साइड बनवाए। सबसे पहले नॉर्मल लॉस ढूंढ लिया करें, नॉर्मल लॉस की परसेंटेज किसका 4%? नहीं लिखा नहीं हुआ क्वेश्चन में, नीचे नोट लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट पड़ा, अगर ना लिखा हो तो इनपुट
वरना परसेंटेज ऑफ लॉस आउटपुट के साथ भी हो सकती है। इस तरह मार्कअप मार्जिन जरा ज़हन में लाएं, प्रॉफिट की परसेंटेज सेल के साथ हो सकती है, 20% ऑफ सेल, 20% ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है। तो यहाँ इनपुट की भी बेस पे हो सकती है, आउटपुट की बेस पे भी, फिर टेस्टेड यूनिट्स वगैरह भी होते हैं, भी आगे चलते इंस्पेक्शन यूनिट्स भी होते हैं। ना बताया तो फिर इनपुट यूनिट्स बताइए कितने, 9500 है या 500 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4%, 10 हो जाएगा ना टोटल। आंसर आ गया 400। एक्चुअल लॉस है एक्सपेक्टेड लॉस है, और ढूंढे क्या ना, नहीं वो तो बाद में आएगा ना, पहले यूनिट्स फाइनल करें, पहले यूनिट्स कंप्लीट करें। एनी आउटपुट इन प्रोसेस एक्स, प्रोसेस एक्स की आउटपुट जानी कहाँ है, डबल एंट्री लिखवाएं, प्रोसेस वाई डेबिट एक्स क्रेडिट 9400। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस की अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्रोसेस एक्स में क्वांटिटी के एंगल से फाइनल है नहीं, जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, बाकी बैलेंसिंग पे कराएगी। तो पहले लिख के यूनिट्स फाइनल करें। 10,000 टोटल है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डिफरेंस किधर आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, एक बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट डिसीजन, नहीं पर यूनिट से पहले एक डिसीजन और है, पहले बेटा रिकवरी वैल्यू फाइनल करें। मैंने ये डिसाइड किया कि कॉस्ट कहाँ कहाँ नहीं है, अभी तो नॉर्मल लॉस भी रहता है, नॉर्मल लॉस की अगर रिकवरी वैल्यू है तो ढूंढे, कोई है, कैसे वर्किंग हो जाएगी, 400 into 5, 2000 रुपीज, जरा देख के एंट्री बोलना, अभी एंट्री बोलनी यार, नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस एक्स क्रेडिट यार, दोबारा लेजर देखें कहाँ कहाँ कॉस्ट रह गई है, प्रोसेस वाई में जो यूनिट्स आ रहे हैं और जब नॉर्मल लॉस में के यूनिट्स हैं, और यूनिट निकाल लें, करें वर्किंग। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इकट्ठी करें डेबिट साइड से, क्या बेटा बताना, जरा कैंडी बता दो मुझे, रिकवरी वैल्यू मैंने लिखी है, अब नॉर्मल लॉस लिखा है, किसमें मसला है कैंडी कर बता दो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ गई थी, जो पहले से इनपुट ये है 10,000 यूनिट्स इनपुट है, और 4% नॉर्मल लॉस दिया हुआ है प्रोसेस एक्स में, तो 10,000 इंटू 4%, 400 एक्सपेक्टेड लॉस आ गया, और 200 बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। इनपुट टोटल 9500 एंड 500 मिला के, ठीक है, समझ आ गया जी सर जी ने खर्चा इकट्ठा कर लिया सर, 194,000 हो गया। एनी माइनस क्या, तो डेबिट साइड से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलेगी, क्रेडिट साइड से रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, बेस बनवाएं, बेस लेजर में किस तरफ देख के बनाते हैं, क्रेडिट साइड पे कोई एक्सेप्शन है इस बात की, क्रेडिट साइड पे अगर अब नॉर्मल गेन आ जाए वो किधर मिलेगा, फिलहाल क्या करूं, 9400 प्लस 200,
20 पर यूनिट। रिपीट हो रहा है सर, सिर्फ इसमें नई चीज वही आनी है अब्जॉर्ब वाली, बाकी तो रिपीट हो रहा है प्लीज। व्हाट इज 20 पर यूनिट से? पर यूनिट कॉस्ट है। अब इस पर यूनिट कॉस्ट का क्या करना है? बेस में जो यूनिट्स लिखे होते हैं उनका मकसद ही होता है उन्हीं की कॉस्ट है। तो बेस देखें, पर यूनिट देखें। प्रोसेस वाई में जो यूनिट्स जा रहे हैं 9400, उनकी कॉस्ट आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 20 करके 1,88,000 करें फाइनल। और अब नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं अब नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं 200 मल्टीप्लाइड बाय 20 4000। जी क्लियर हो जाएगा प्लीज सबको? लेजर फाइनल करें, फिगर्स प्लेस करें। जॉनल स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर सर? 9400 के सामने 9400 यूनिट्स के सामने अमाउंट आ गई 188,000। और 200 के सामने आ गई 4000। टोटल बताइएगा 194। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्या शुरू करें? प्रोसेस वाई शुरू करें सर। जी को प्रोसेस एक्स की फिगर्स तो नहीं लिख रहा? जी शुरू करें। एनी ब्रॉट डाउन? एनी ब्रॉट डाउन? पिछले प्रोसेस से यूनिट सारे ब्रॉट डाउन ही है। ब्रॉट डाउन ही इनपुट है, एंट्री दोबारा हो जाए। प्रोसेस वाई डेबिट, प्रोसेस एक्स क्रेडिट। कितने यूनिट्स? 9400 यूनिट्स अपने साथ कितनी कॉस्ट लेके आए? 188,000। आगे डाटा पूरा करें। प्रोसेस वाई देखें, डायरेक्ट मटेरियल भी फिर ऐड हो रहा है। कितने फर्दर यूनिट्स? 300 रुपीज 48,100। डायरेक्ट वेजेस 10,000। absorption rate 10,000 multiplied by 240%, 24,000। डन है सर 24,000। क्रेडिट साइड कंप्लीट करें। नॉर्मल लॉस प्रोसीजर साइक है अपने जहन में सेट करना। परसेंटेज अब है 5%। इनपुट ढूंढ है 9400 प्लस 300 इंटू 5%। अगर परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस पता ना हो तो इनपुट के साथ लिंक करना। क्वांटिटी आ जाएगी 485। एनी अदर थिंग? साथ साथ तरीका प्लीज है। ये रिकवरी वैल्यू बड़ा बाद में पहले यूनिट्स फाइनल करें।
पहले यूनिट्स एनी आउटपुट ऑफ प्रोसेस वाई की आउटपुट। अच्छा, प्रोसेस वाई की जो आउटपुट इसने जाना कहाँ? और नहीं बेटा, जी में इसने नहीं जाना है, जरा ध्यान से देखो। प्रोसेस वाई की जो मेन आउटपुट है उसने कहीं नहीं जाना, उसने शायद वहीं जाना है जहां आपको पता है। जी में किसने जाना है? बाय प्रोडक्ट में जाना है। तो प्रोसेस वाई की मेन आउटपुट क्या कंप्लीट है? यहाँ एंट्री बोला फिनिश गुड्स डेबिट 8,000 यूनिट्स है, उनके एंगल से फर्दर वाई जी में नहीं काम होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 8,000 तो दो प्रोसेस ना मेन, तो 8,000 मींस आउटपुट ऑफ प्रोसेस वाई। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? लेकिन अभी गेम और भी है। क्या यहाँ बाय प्रोडक्ट भी है? इसका रेफरेंस लिखवाएं सोच के। जो प्रोसेस वाई में बाय प्रोडक्ट बनी है उसने कहा जाना है प्रोसेस जी में, उसका रेफरेंस प्रोसेस जी लिखें और साथ बाय प्रोडक्ट जरा मेंशन करें ताकि इसका ट्रीटमेंट याद आ जाए। इसके यूनिट्स गिवन है 1400। ठीक है, तो पहले गिवन क्वांटिटीज ढूंढें। ओके सर, लेजर बैलेंस करें फाइनली। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? जी क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई है 9885 9885, डिफरेंस लें 185। क्या है ये 185? कैसे पता चला? क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे है, क्रेडिट बैलेंस है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड लॉस? 485। What is the reduction in normal loss? What is actual loss? 300 300 300 नजर तो नहीं आ रहा? सबको नजर आ रहा प्लीज? 300 कैसे? 485 माइनस 185, कितना एक्सपेक्टेड था? 485। कितना नहीं हुआ, तो फिर कितना हुआ होगा? 300। अब लेजर में दोबारा देखें, नेक्स्ट स्टेप बताएं। रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस होना। हाँ जी ठीक है, 485 इंटू 10 4850। एक और चीज रिवाइज करें, प्रोसेस वाई में बाय प्रोडक्ट बन गई, इसे कॉस्ट से एलोकेट करेंगे। कॉस्ट से एलोकेट नहीं होगी, इसकी कोई रिकवरी वैल्यू नीचे ढूंढने में। रिकवरी वैल्यू के ट्रीटमेंट्स बताएं बाय प्रोडक्ट के। अदर इनकम भी बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से नेट भी कर सकते हैं। ढूंढने सवाल में क्या लिखा हुआ बताया हुआ? अदर इनकम बनाए या बाय प्रोडक्ट या नेट ऑफ करें? क्वेश्चन साइलेंट है, किससे नेट करें? बोर्ड पे देखें, डेबिट साइड में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, अगर हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे तो नेट ऑफ हो जाएगी, जस्ट लाइक नॉर्मल लॉस रिकवरी वैल्यू। ठीक हो गया? कैसे वर्किंग करो? 1400 एक लास्ट लाइन में ढूंढे, जरा 22 पर यूनिट दिया हुआ है, प्लीज ढूंढे 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 ढूंढे। जब बाय प्रोडक्ट बनी है वाई से जी में जाते हुए, उसकी उस दिन रिकवरी वैल्यू थी 22। टोटल करें 30,800। ठीक है, माइंड अप करें, एवरी अदर थिंग रिमेंस सेम। निकालें पर यूनिट। फाइनल आंसर
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डेबिट साइड से है और रिकवरी वैल्यूज दो हैं, दोनों रिकवरी वैल्यूज का क्या करेंगे, दोनों माइनस कर देंगे। एक सेकंड, एक चीज रिवाइज करें जरा, जॉइंट बाय प्रोडक्ट में जाए रजिस्टर में और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ढूंढना जरा। जॉइंट बाय प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ढूंढना, पहली वर्किंग देखें उसमें। प्लाटिनम मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ऐड करके 13,45,000 बना था सर। इसमें फिर नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू लेस हुई तो 40,000 लेस होने से 1305,000 रह गया। अगला आप बताएं फिर क्या हुआ। तो नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू भी लेस हुई और बाय प्रोडक्ट की भी लेस हुई, तो ये कोई नई चीज नहीं है। अगर दोनों की रिकवरी वैल्यूज हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से नेट होके हमारे पास फिगर आ जाएगी। ठीक है, तो चीजें भूलनी नहीं है, देख देख के रिवाइज करनी है, याद रखनी है, बेस बनाए। फाइनल करें, ये चीजें तो पुरानी है अभी। बेस 8,000 माइनस 185, नॉर्मल गेन आएगा, आंसर 30 पाई ना। Any confusion in this rate? Wind up करें। अब फिनिश गुड्स के 8,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय 30 करके आएगा 240,000। फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट आ गई और एबनॉर्मल लॉस, सॉरी नॉर्मल गेन के 185 यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाय 30, 555,000। फाइनल के लिए फिगर्स लिखें, वाइंड अप टोटल करें। Yeah, students, okay, please. फाइनल टोटल बताइए। 275 650, 275 650। जी सर, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस बनेगा? प्रोसेस जी में जरा कंसंट्रेशन चाहिए, कुछ आपके जहन में क्वेश्चंस आने चाहिए, लेकिन उनको सही आंसर भी आना चाहिए। प्रोसेस जी में आना क्या है? अब जो बाय प्रोडक्ट है वो प्रोसेस वाई में बाय प्रोडक्ट है या प्रोसेस जी में भी है? जी में भी तो है। अब देखिए, प्रोसेस वाई में तो वो बाय प्रोडक्ट थी, इसलिए दोबारा देख लें, प्रोसेस वाई में हमने कोई कॉस्ट एलोकेट नहीं की। अब जब प्रोसेस जी में आके उसने कंप्लीट होना है, तो वो जो फर्दर खर्चा होना है, क्या ये भी हम कह देंगे ये खर्चा उसका नहीं है? तो बाय प्रोडक्ट कहाँ थी? अगर हम उसे एज इट इज भेज देते तो 30,800 कमा सकते थे, लेकिन अगर हमने इसे फर्दर प्रोसेस करने का डिसीजन लिया तो आप अपना जरा जहन अप्लाई करें, क्या रीजन होगी?
हमें लग रहा होगा कि इसे फर्दर प्रोसेस करके जरा और महंगा बेचा जा सकता है, कितना तो पहले ही कमाया जा सकता था। 30,800 तो पहले ही किस वक्त कमाया जा सकता था जब प्रोसेस वाई में बाय प्रोडक्ट बनी है। तो जब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगी वो भी फिर इसमें ऐड होके टोटल जो कॉस्ट बनेगी उसमें फिर प्रॉफिट रख के हम बेचेंगे। अगर आपको ये लग रहा हो कि फर्दर प्रोसेसिंग से एक्स्ट्रा पैसे कमाए जा सकते हैं तभी आप फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन ले रहे होंगे। मीन्स तो से एक सेकंड बोर्ड पे देखें, कोई एंट्री बताएंगे जो प्रोसेस वाई से जी में आ रही है। प्रोसेस जी डेबिट, प्रोसेस वाई क्रेडिट, अमाउंट 1400 है और 30800। और फर्दर क्या करेंगे आप? नहीं मतलब इसके अलावा फर्दर आप क्या करेंगे? एवरी अदर थिंग रिमेन्स है, एवरी अदर थिंग रिमेन्स है। जरा कोशिश करें कंप्लीट करने की। सोचते सोचते कोशिश करें। ये बाय प्रोडक्ट यकीनन थी लेकिन प्रोसेस वाई में, और प्रोसेस ही है ही इस प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो सिंपली आपने वैसे ही लेजर शायद बैलेंस करना जैसे अदरवाइज कर रहे थे। जी ओके, प्लीज ऑल लिसनर्स। नॉर्मल लॉस कितना आ रहा है? आ गया 71। आउटपुट कितनी है? आउटपुट के साथ रेफरेंस का लिखो, सोच के बताइए। अब ये भी फिनिश बाय प्रोडक्ट है ना, थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। अब ये फिनिश बाय प्रोडक्ट हो, फिनिश गुड, ठीक है, फिनिश गुड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट, जस्ट टू सेग्रीगेट। जी यानी बैलेंसिंग क्वांटिटी, गेन लॉस, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है 99, लॉस, रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 71 into 6 426, any confusion? जो स्टूडेंट्स फाइंड अप करिए, पर यूनिट करना फाइनल।
पर यूनिट सर 25 पर यूनिट। फाइनली वन टू 50 multiplied by 25 31250 abnormal loss 25 99 into 25 2475 करें जी लेजर पर जी टोटल 34151 फिर प्रोसीजर्स है, अगर साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। नोट कर लिए पहले फाइनल लेजर बन फिगर्स देखो टोटल कर 31250 2475 34151 जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट कर ली रिक्वायरमेंट भी पढ़े, इसके साथ होमवर्क लिखना रिक्वायरमेंट के साथ बना लेंगे सर। सी रिक्वायरमेंट में सर शुरू करें। सी रिक्वायरमेंट कौन सी है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह बनाए थे ना ये नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस लेजर्स एंड इनको रिवाइज भी कीजिएगा प्लीज। इस तरह की चीजें आप खुद से करें, थोड़ा प्रैक्टिस होता है आपका। सिर्फ जिस लेजर में नॉर्मल गेन होता है उसमें जरा देखना होता है कि एक्चुअल लॉस कितना है, तो जरूर कीजिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर बनवाना शुरू करें, ढूंढें इसका डाटा। क्या क्या ढूंढेंगे अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर बनाना है? एक्चुअल ढूंढेंगे और अब्जॉर्ब ढूंढेंगे। एक्चुअल ढूंढने की नजर आता है सर डबल एंट्री वाले फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट कितने से 65,000 65,000 मिल गया प्लीज लास्ट पैराग्राफ में। अब एब्जॉर्ब कहां से ढूंढे? अपने तीनों प्रोसेसेस में देखें फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हुए हैं कहां कहां से मिलेंगे आपको? प्रोसेस एक्स वाई और जी में डबल एंट्रीज ढूंढ के बोले क्या लिखी हुई है? प्रोसेस अकाउंट्स डेबिट हुए हैं और फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट हुआ है, पोस्टिंग करें 36,000 24,000 एंड 1,200 शायद। टेक्निकल वाली डिस्कशन जरा ज़हन में लाएं और लेजर फाइनल करने की कोशिश करें। प्रोसेस एक्स वाई जी में जो अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स है उनकी एंट्री पोस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अंडर अब्जॉर्ब के साथ कुछ रेफरेंस बताएं। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में ना कॉस्ट ऑफ सेल बताया हुआ है ना ग्रॉस प्रॉफिट बताया हुआ है। एक नजर देख लें, कल पढ़ लें कल क्या लिखा था इनमें। ग्रॉस प्रॉफिट में भी एडजस्टमेंट हो सकती है और कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो काइंडली कहाँ एडजस्टमेंट होगी?
डन है सर, बैलेंस करें सर। 3800 किधर लिखा है? कॉस्ट ऑफ सेल बड़ा बन जाए, बस रेफरेंस लिखना, अंडर अब्जॉर्ब्ड है या ओवर अब्जॉर्ब्ड है, एंट्री लिखना साथ, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फैक्टिव रेट क्रेडिट। ठीक है सर। चलिए सर, पेज नंबर 44 पर बी रिक्वायरमेंट का नहीं होगा, याद रखना है। आज एक जरा नई चीज बीच में ऐड कर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ है, कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज। चलिए सर, अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चंस किए प्रोसेस कॉस्टिंग में, इसमें हम अज्यूम कर रहे थे कि ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, लेकिन क्या ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो सकता है? वर्क इन प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? ऐसी गुड्स जो अभी कंप्लीट नहीं, लेस देन 100% कंप्लीटेड गुड्स आर कॉल्ड एज वर्क इन प्रोसेस। 100% अगर कंप्लीट हो गई हैं तो फिनिश गुड्स हैं, काम शुरू ही नहीं हुआ तो रॉ मटेरियल है, और अगर काम इन प्रोसेस है तो वर्क इन प्रोसेस। इवन 99.99% भी काम हुआ है तो वर्क इन प्रोसेस है। 10% हुआ है, 20% हुआ है, 30% हुआ, 90% हुआ, लेस देन 100% अगर है तो वो ऐसी गुड्स कहलाएंगी वर्क इन प्रोसेस। अब फॉर एग्जांपल अगर 60% गुड्स कंप्लीट है तो उन पे 100% कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी चाहिए, 60% कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए। जितना काम हो गया उतनी होनी चाहिए जितना रहता है, बाकी 40 अगले साल होगा। अगर 80% कंप्लीट है तो 20% कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए, बाकी 20 बाद में एलोकेट हो। जितना काम हो गया है उतनी कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। अगर लेस देन 100% कंप्लीटेड है तो अकॉर्डिंगली वर्क इन प्रोसेस है, और उतनी कॉस्ट जितना काम हो गया उसके हिसाब से एलोकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्क इन प्रोसेस मींस सेमी फिनिश गुड्स। अब इससे पहले कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में ये बात समझने की कोशिश करें, एक आसान सी बात से शायद इसका कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर लें, कुछ एग्जाम हॉल भी जरा रिवाइज हो जाएगा। वर्क इन प्रोसेस की जो हेडिंग लिखी है उसके नीचे एक लाइन पढ़ा, कुछ हमारे दिल के नजदीक एक एग्जाम्पल बनी हुई है। इन 3 आवर्स पेपर में 6 सवाल थे, मेरे जैसा कोई स्टूडेंट था, सारे 6 अटेम्प्ट किए लेकिन आधे आधे। अब मैं एग्जाम हॉल से बाहर आऊंगा तो डेफिनेटली लोगों से यही कहूंगा कि मैंने 6 के 6 सवाल किए, लेकिन जब मैं तन्हाई में बैठ के अपने नंबर लगाऊंगा तो मुझे असूलन कितने 100% कंप्लीटेड क्वेश्चंस के मार्क्स लगाने चाहिए? क्या 6 क्वेश्चंस 50% कंप्लीटेड आर इक्वल टू 300% कंप्लीटेड क्वेश्चंस? लेकिन ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि मेरे आधे आधे कंप्लीट है, अल्लाह करे एग्जामिनर की भी यही असेसमेंट हो। तो पास फेल रहने देते हैं, फिलहाल खुशी रिलैक्स हो सकता है। नहीं, वही कहता पास। मैंने कहा 6 क्वेश्चंस 50% कंप्लीटेड इज इक्वल टू 300% कंप्लीटेड, भाई की बात है पास। तो मैंने बताना जरूरी समझा कि ये मेरा ख्याल है कि 50% कंप्लीट है। ये फैसला कौन करेगा? फाइनल डिसीजन उस वक्त होगा, लेकिन वक्ती तौर पर महीना 1.5 महीना मैं शायद कंपैरेटिवली रिलैक्स रह सकता हूँ। लेकिन जरा दिल के और नजदीक दूसरी एग्जांपल देखना, ये मेरा सेंटेंस ठीक है, इज इक्वल टू मैंने बोला, किसको किसके इक्वल बोला था? बोला 6 50% कंप्लीटेड क्वेश्चंस आर इक्वल टू 300% कंप्लीटेड क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन सेम है तो
नेक्स्ट लाइन, लेट्स से 3 आवर्स में फिर 6 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चंस आर 100% कंप्लीटेड, कोई आप जैसा, 1 is 60% completed, 1 not started, and 1 is 50%. कैलकुलेटर उठाएगा, नहीं 4 भी पूरे नहीं, 3 जो 100% है, क्या इनकी वेटेज 100% ही है? 3 प्लस 1 इंटू 60%, जब 1 स्टार्ट ही नहीं हुआ उसकी 1 इंटू 0, और जब 1 50% है, तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं कितने 100% कंप्लीटेड क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट है। इसी तरह बेटा अगर हम चाहें तो इनको यूनिट्स के एंगल से भी सोच सकते हैं। 3 यूनिट्स 100% कंप्लीटेड है, वो तो फिनिश गुड्स ही है। एक यूनिट अगर 60% कंप्लीट है तो अकॉर्डिंगली उसे 60% कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। जो यूनिट स्टार्ट ही नहीं हुआ उसे भी कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी चाहिए, और जो 50% कंप्लीट है तो उस यूनिट को हाफ कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। तो वर्क इन प्रोसेस का मीनिंग है काम अभी जारी है, जितना हो गया है उसके हिसाब से जो खर्चा आना चाहिए वो एलोकेट करते हैं। अब आए तरह से कंपनीज के एंगल से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ले चलो। समटाइम्स के समटाइम्स एक पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, मिल गया। अब यहाँ से जो बातें शुरू हो रही हैं, अगर आप 100% कंसंट्रेट करेंगे तो इंशाल्लाह बड़े आराम से सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन अगर कंसंट्रेशन लैप्स होगा तो ये बातें बहुत मुश्किल महसूस होंगी। तो यू नीड 100% concentration from now onwards. Sometimes, शुरू करें, all units started in a process during an accounting period are not fully completed in that accounting period. शुरू तो हो गए लेकिन कंप्लीट नहीं हो सके। For example, let's assume during the year ended 30th June 2010, input units थे 1000, आउटपुट यूनिट्स थे 800, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 200 यूनिट्स हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 40% कंप्लीटेड। कितना काम हो गया है, कितना होगा, कितनी कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। नेक्स्ट का कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1 लाख। अब ये बड़ा इकट्ठा बताया हुआ है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी होता है, लेबर ओवरहेड्स, जरा ब्रैकेट में साथ लिख लें कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड इकट्ठी दी हुई है, इसी लाख के साथ लिख लें। बस यही डाटा है, नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन को पढ़ने की बजाय आए जरा हम एक लेजर बनाएं और इस चीज को जरा डिटेल में डिस्कस करें। तो एक बिल्कुल आसान सा डाटा इनिशियली, इस डाटा से आए कुछ चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक प्रोसेस अकाउंट बनाना, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स नहीं पढ़ वर्किंग शुरू करो, यूनिट्स अमाउंट, जी सर इकट्ठे डाटा प्लेस करवाना। ब्रॉड डाउन यूनिट्स, अभी भी डाटा में ब्रॉड डाउन नहीं है, पहले सिर्फ कैरी डाउन के एंगल से डिस्कस करते हैं, फिर बीच में ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन नहीं ब्रॉड डाउन बना, फिर इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन करते हैं। इनपुट यूनिट्स कितने 1000, किधर लिखेंगे डेबिट साइड पे। कॉस्ट इनकर्ड मींस अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 1 लाख। क्रेडिट साइड बनवाए, हमें नहीं पता तो एक ही प्रोसेस होगा, आउटपुट मींस फिनिश गुड्स, अगर पता हो तो डेफिनेटली आगे प्रोसेसेस में जाएंगे, अगर इंफॉर्मेशन हो तो एक ही प्रोसेस। हाउ मेनी फिनिश गुड्स यूनिट्स 800, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कितने यूनिट्स 200,
एनी परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस? बस यही डाटा जो आपने देखा, नॉर्मल लॉस की कोई परसेंटेज नहीं दी हुई। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज ना देने का मतलब क्या कोई एक्सपेक्टेड लॉस था? कोई एक्सपेक्टेड लॉस था? एक्चुअल लॉस ढूंढे, कंसंट्रेट करें। ना एक्सपेक्टेड की परसेंटेज है और ना ही कोई बैलेंसिंग फिगर है, मीनिंग ना ही एक्सपेक्टेड था और अल्हम्दुलिल्लाह ना ही अभी लॉस हुआ। तो पहला बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो, यूनिट्स मैच कर गए। अगर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स ही नहीं है तो उसकी रिकवरी वैल्यू की भी बहस नहीं है। मैं सब इकट्ठे हो जाए, जरा देख लें कोई कंफ्यूजन। देन कर लिया, बड़े हो गए माशाल्लाह। लेजर गौर से देखें, क्या ये लेजर उस स्टेज पे पहुंच गए जिस स्टेज पे पर यूनिट आता है? किस स्टेज पे पर यूनिट आता है? जब कॉस्ट एलोकेशन रह जाती है। अब किस किस के सामने कॉस्ट आनी है? फिनिश गुड्स के सामने आनी है और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के सामने कॉस्ट आनी है। पर यूनिट की वर्किंग पहले आपने करवानी है प्लीज। एक मिनट है। पर यूनिट की वर्किंग करते हुए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको मिलनी है डेबिट साइड पे, वाला रिकवरी वैल्यू है नहीं, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू है नहीं तो वो इग्नोर हो गई। अब आपने बेस बनवानी है। ये लाख रुपया कितने यूनिट्स पे खर्चा आया है? 1000 रुपया, बिल्कुल सही जवाब है। 1000 यूनिट्स पे आया है, लेकिन इस लाख से 1000 यूनिट्स क्या पूरे कंप्लीट हो गए हैं? अब जब कॉस्ट एलोकेशन आपने करनी है तो बेस बनाते हुए आप देखते किस तरफ है? ये किस तरफ देखते हैं, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड के यूनिट्स पे कॉस्ट एलोकेट होनी होती है विद ओनली वन एक्सेप्शन, अगर गेन आ जाए। तो कहां देख के मुझे यूनिट सिखा रहे हैं? बोले कौन सा लिखूं? क्या इस लाख में 800 यूनिट्स की पूरी कॉस्ट है? क्या इन यूनिट्स ने फिनिश गुड स्टोर रूम से दोबारा वापस आना है? क्या इस लाख रुपए के खर्चे में 800 यूनिट्स की पूरी कॉस्ट है? थोड़ी सी रहती है, फिनिश गुड्स है सारी। 800 यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। क्या 800 यूनिट्स की पूरी कॉस्ट है? मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। तो क्या बेस में 800 यूनिट्स होने चाहिए सर? इस 1 लाख में 200 यूनिट्स की भी कॉस्ट है। इस लाख रुपए के खर्चे से 800 यूनिट्स 100% कंप्लीट हुए हैं और 200 यूनिट्स 40% कंप्लीट हुए हैं। क्या 240% कंप्लीटेड यूनिट्स आर इक्वल टू, कैलकुलेटर उठाए, 240% यूनिट्स कंप्लीटेड आर इक्वल टू 100% कंप्लीटेड? क्या इस लाख में 200 यूनिट्स की 40% कॉस्ट है? इन अदर वर्ड्स, क्या इस लाख में इन 200 यूनिट्स की 80 यूनिट्स के या 80 कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट है? इस लाख में 800 यूनिट्स की पूरी कॉस्ट है और 200 यूनिट्स की भी तो पूरी कॉस्ट है, बट डिवाइड बाय 200 के बात समझ। प्रॉब्लम 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 800 में प्रॉब्लम या 200 में? 200 में क्या प्रॉब्लम? मल्टीप्लाइड बाय 40%, इन अदर वर्ड्स 80 प्लस 80 होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इसको एक्सप्लेन करके लिखिएगा। एनी कंफ्यूजन? लाख रुपए के खर्चे से क्या क्या बना? 800 पूरे बने हैं और 240% बने हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर इस लाख रुपए की बेस में 800 प्लस 80 मींस 200 का 40% यूनिट्स होने चाहिए। आंसर सॉल्व। आंसर अगर कभी पॉइंट्स में आ जाए और रेट आ रहा हो तो प्लीज बस 2 डिजिट्स पे जाके बात खत्म करने की कोशिश करनी है। 64 पर यूनिट।
113.636363636 नहीं कर सकते। अगर पॉइंट्स में आ रहा हो आंसर रेट का तो 2 डिजिट्स पे जाकर राउंड ऑफ कर। एनी कंफ्यूजन इन दिस डिवीजन? जब रेट आ जाता है फिर क्या करते हैं? कॉस्ट एलोकेशन कैसे करते हैं? बेस को देख के करते हैं। बेस में 800 यूनिट्स का नाम था फिनिश गुड्स। 800 मल्टीप्लाइड बाय क्या करो? 90912। रेट राउंड ऑफ करके अकॉर्डिंगली अप्लाई करें यार। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वर्किंग कैसे करूं? 200 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं बेटा बैलेंसिंग फिगर अभी रहने दे, पहले इसकी वर्किंग समझ लें, क्योंकि सिर्फ 2 चीजें नहीं होंगी, यहाँ कई चीजें आ जानी है, तो वर्किंग भी तो डायरेक्टली की जा सकती है। 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं बेटा 200 मल्टीप्लाइड 113, 200 मल्टीप्लाइड बाय 40%। डेफिनेटली 80 उठा सकते हैं आप, 80 उठाऊं या फिर 200 पूरे उठाऊं? और अगर 200 पूरे उठाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाय 40% करके रेट लगाऊंगा। एनी कंफ्यूजन? 80 into 113.64 या 200 into 113.64? नहीं आंसर तो आने दे जो भी आता है, पहले ये तो देखने आना कैसे। नहीं प्लीज, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 200 into 40%, मैंने वैसे ही दोबारा शायद दिखाया। 80 यूनिट्स, 80 100% कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट आनी है। ये 200 जो यूनिट्स है, एक साइड बोर्ड पे देखें, ये जो 200 यूनिट्स लेजर में हमने लिखे हैं, इनके सामने, इन 200 यूनिट्स के सामने 200 कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट आनी है या 80 कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट आनी है। 200 40% कंप्लीटेड यूनिट्स मींस 80% 100% कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो कितना आंसर आता है? 9091.2 के बाद शुक्र है आगे फिगर नहीं आ रही। रेट हो तो पॉइंट्स में चले जाए, 2 डिजिट्स में, रेट हो या परसेंटेज हो। अगर रुपीस हो तो काइंडली रुपीस में राउंड ऑफ कर। फिगर प्लेस कर, फिगर प्लेस करें। 90912 एंड 9091। जब भी कभी आप रेट राउंड ऑफ करेंगे और पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाएगा तो रुपीस में भी डिफरेंस आ जाएगा। वो इममटीरियल बहस है, उसको प्लीज हमेशा अवॉइड करें। 1 लाख इधर आ रहा है और इधर 1,003 आ रहा है। एग्जामिनर को भी पता है, आपको भी पता है, राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल किया उसमें कोई फर्क क्यों नहीं आ रहा था? दोबारा देख लें, तसल्ली से देख लें, जब भी रेट पूरा राउंड ऑफ हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह फिगर्स मैच कर देंगी। और अगर कभी राउंडिंग ऑफ की हुई है तो मजबूरन ये डिफरेंस आ जाएंगे, जिसपे काइंडली प्लीज बहस की कोई जरूरत नहीं। देख लें एक मिनट क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या रेट्स आ रहे थे प्रोसेस एक्स वाई जी के? पूरा पूरा रेट आता, पूरा पूरा का मतलब राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं थी, और जब आपको राउंड ऑफ नहीं करना पड़ा तो एग्जैक्टली रुपीस में भी आंसर आपका मैच कर गया। तो यहाँ क्योंकि हमने 113.6363 वगैरह आ रहा था, तो पूरा तो डेफिनेटली लिखना टाइम वेस्टिंग है। एक सेकंड बोर्ड पे देखें, इस तरह रेट लिख लूँ मैं 63636363, और क्या एग्जाम में बस यही रेट लिख उठ जाऊं और फिर आगे वर्किंग करो? 800 इंटू 113.63636363 जी सर, सॉरी नहीं आपकी बात जरा इंटरेस्टिंग लग रही है, जरा ऊंचा बोलिए ना। नहीं मतलब मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि एग्जाम में टाइम वेस्टिंग है,
तो एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की बजाय काइंडली प्लीज क्या करें, अगर रेट आ रहा हो पॉइंट्स में तो 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ कर लें, और अगर रुपीस हो पॉइंट्स में तो उन्हें रुपीस में राउंड ऑफ कर चले। और बाकी डेफिनेटली एग्जामिनर को ये भी पता है कि क्यों डिफरेंस आ रहा है, इसलिए नीचे 1 लैग पूरा करना भी कोई जरूरी नहीं है, जो आ रहा है बस वो करें। कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम? देख लो जब स्टार्ट हो जाएगा बस। ये नहीं इशू प्लीज कंप्लीट कंप्लीट है सर। तो रेट बेटा प्लीज फाइनली तो मेरे सामने बोल दें, अगर रेट पॉइंट्स में आ रहा तो क्या करेंगे, और या परसेंटेज भी करो तो 2 डिजिट्स में चले जाए पॉइंट्स के बाद। और अगर रुपीज जैसे आप अभी बोल रहे थे 9091.2, तो रुपीज अगर हो तो उसको रुपीज में राउंड ऑफ कर लें, शायद इतनी स्पेस भी नहीं हो टाइम की नहीं। पेज नंबर 44 के एंड पे आ रहा। अब ये जो भी वर्किंग के इसमें लॉसेस वगैरह नहीं थे, लेकिन अगर लॉसेस आ जाए तो फिर क्या करेंगे। सिनेरियो नंबर 2 ढूंढ रहे हैं, पेज नंबर 44। ये ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज साथ। जी सर, प्रोसेस अकाउंट बना हुआ है, इनकम्प्लीट का मतलब डेबिट साइड देखा था। ब्रॉड डाउन अभी भी नहीं है, ब्रॉड डाउन शायद इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इनपुट के सामने 4000 यूनिट्स लिखे हुए, और कभी कभी इनपुट यूनिट्स के सामने रुपीस लिखे होते हैं, ये फिर मटेरियल के होते हैं। वैसे तो नेक्स्ट लाइन में भी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल डाटा में लिखना जरा। 16,000 मटेरियल है, यूनिट्स के सामने रुपीस अगर लिखे हो इनपुट यूनिट्स के सामने, तो वो मटेरियल की अमाउंट अक्सर लिखी होती है। तो कैंडी फिलहाल लिख लीजिएगा प्लीज। 16,000 रुपए क्या है, मटेरियल इनपुट है। फिर डायरेक्ट लेबर कितनी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, क्रेडिट साइड पे है। आउटपुट के 2750 यूनिट्स हैं, और उसके रुपीस आपने कैलकुलेट करने हैं। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है, 4000 इनपुट थी, तो 400 इनपुट यूनिट्स हैं। 700 क्या हो सकता है, कॉस्ट एलोकेट होती नहीं, रिकवरी वैल्यू ही सामने होगी। अब नॉर्मल लॉस के 150 यूनिट्स पे कॉस्ट आती है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के भी 700 यूनिट्स हैं। तो यूनिट्स का कॉलम बैलेंस हुआ हुआ है, रुपीस में कुछ फिगर्स मिसिंग है, थोड़ा सा डाटा तो नेक्स्ट पेज पे भी है। तो कहता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज कंप्लीटेड एज फॉलोस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे वो कहता है मटेरियल 100% लग गया है, लेबर अभी 50% लगी है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स 40% लगे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मटेरियल 100% लग गया है तो फिर ये वर्क इन प्रोसेस क्यों है। फिनिश गुड्स कब बनती हैं, जब सिर्फ मटेरियल लग जाए 100%, या कन्वर्जन भी कंप्लीट हो जाए। ये कन्वर्जन किसे कहते हैं, लेबर ओवरहेड्स भी 100% हो जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल मटेरियल लग भी गया है लेकिन ओवरहेड्स लेबर का भी काम रहता है, तो फिनिश गुड्स के यूनिट्स कंसिडर नहीं होंगे, अभी भी वर्क इन प्रोसेस ही होगा। लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि कुछ मटेरियल भी बाद में लगना हो, मतलब मीन से 80% मटेरियल 70% मटेरियल। तो अगर इवन 100% मटेरियल हो भी गया है लेकिन कन्वर्जन अगर आती है तो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स है। आप लोग इस तरह करें, जरा पिछले पेज वापस आए, ये जो 3 लाइनें एंड में पढ़ी हमने, ये जो मटेरियल लेबर ओवरहेड के एंगल से परसेंटेज भी पढ़ी नेक्स्ट पेज पे, ये जरा इसी 700 के साथ लिखना, जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखना। मतलब थोड़ा सा डाटा जो आगे चला गया, जरा इसी क्वेश्चन को 700 जहाँ यूनिट्स लिखे हुए उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये जो नेक्स्ट पेज पे थी इसके साथ जरा नोट करना, ताकि बार बार आगे पीछे नहीं आना पड़े। जब हम डिस्कशन कर रहे हो तो जरा फिगर इकट्ठी हो जाए। मटेरियल कितने परसेंट लग गया हुआ, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स 40%। तो काइंडली जरा इसी पेज नंबर 44 के एंड पे जहाँ 700 यूनिट्स लिखे हुए थे उसके साथ उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो डाटा में गिवन थी वो लिख लीजिएगा।
बात समझिए प्लीज। अब आप लिख इस तरह करिए, ये लेजर जो है ना अपने रजिस्टर में जरा एज इट इज दोबारा बनाना। ये लेजर जितना बना हुआ है अपने रजिस्टर पे प्लीज एज इट इज बनाए, फिर इसकी बेस पे जरा डिस्कशन आगे स्टार्ट करते हैं। आप इनपुट और मटेरियल को अलग अलग लिख लीजिएगा। मीन्स उसे इनपुट के सामने 4000 और 16 जो लिखा था उसको सामने मटेरियल लिख लेंगे। लेबर के रुपीस है 8125। फैक्ट्री ओवरहेड्स है 3498। फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं आउटपुट 2750। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट के यूनिट्स हैं 400। अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं 150। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं 700 और 400 जो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं इनकी अमाउंट रिकवरी वैल्यू की अमाउंट 700 है। यूनिट्स का जरा कॉलम चेक कर लें। यूनिट्स बैलेंस है, अमाउंट रहती है फिनिश गुड्स के सामने, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स के सामने और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने। ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये अगर बना लिया तो बता दीजिएगा। कंप्लीट कर लिया जी सर। अब 1 मिनट जरा लिखने के बजाय पहले सोचना शुरू करें। क्या ये लेजर उस पोजीशन में है जिस पोजीशन में रेट की वर्किंग शुरू होती है? क्या रहता है? क्या पर यूनिट की वर्किंग शुरू कर दें? क्या रहता है? नहीं मतलब फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैसे आएगी? अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैसे आएगी? क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट कैसे आएगी? सबका पर यूनिट निकालना पड़ेगा। रिकवरी वैल्यू अगर आ जाए तो उसके बाद फिर पर यूनिट कॉस्ट ही होती है। इतना तो पता होना चाहिए। फिनिश गुड्स की कॉस्ट आएगी तो पर यूनिट निकलेगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट आएगी तो पर यूनिट निकलेगा। लेजर बनेगा तो पर यूनिट निकलेगा। तो मेरे भाइयों कम से कम ये तो पता है यार क्या पर यूनिट निकालने से या उससे पहले कुछ रहता है? क्या क्या करने के बाद पर यूनिट निकालता था? डेबिट साइड बन गई है, यूनिट्स बैलेंस हो गए हैं, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू लिख ली है। अब कहाँ कॉस्ट आनी है? फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने कॉस्ट आनी है। उसको कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए?
पर यूनिट चाहिए ताकि हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंगली अमाउंट निकालें। ठीक है सर, तो पर यूनिट की वर्किंग लिखने की ख्वाहिश खत्म कर दें और गौर से देखें, जो आपको पता है पहले वो अप्लाई करवाएं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस तरफ से आती है? 16,000 8125। बेटा ना लिखो, क्या होगी तो लिखने वाली चीज। तीनों का प्लस किया तो क्या आ गया? तीनों का प्लस किया तो क्या आ गया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यार वो टोटल आ जाएगा मेरे भाई। अगला स्टेप होता है क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर। कोई रिकवरी वैल्यू नजर आ रही है? प्लस 700, शुक्र है अल्लाह, माइनस 700। बेस बनवानी शुरू करें। 2750 2750 जो फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड सबके एंगल से पूरे, प्लस 150 प्लस 400 क्या है उसकी बहस तो नहीं है, प्लस 700 और बस बात खत्म हो गई। और 700 में बात खत्म हो गई, नजर तो आ रहा है 700। क्या शुरू हो गई, क्या शुरू हो गई, क्या मसला शुरू हो गया? 700 की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें, अभी इसी पेज के नीचे लिखी है आपने, इधर ही लिखी, इधर ही मैंने कहा था इधर ही लिख लें, इधर 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 700 इंटू 100%, 700 इंटू 100% यार, तो मटीरियल प्लस 700 इंटू 50% प्लस 700 इंटू थोड़ी देर पहले जो किया था वो निकाल के सामने रखें यार, ऐसे तो किया 200 तरह ढूंढे, 200 ऐसे ही है यार, 200 देख तो सही है, 200 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 40%, तो वहां 1% थी, यहाँ 3 है, वह 1% थी, यहाँ 3% है, तो मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी है, तीनों का इकट्ठा कर लो, 100 जमा 50। नहीं मतलब अगर प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं समझ आएगी, मुझे क्या बताऊं। देखिए मेरा तो ख्याल ये है, एक मिनट बोर्ड पे देखेंगे, देखिए आप सही मसला बताएंगे तो मैं ठीक कर लूंगा। नहीं सर, एक मिनट मेरी बात तो सुना, बोर्ड पे दोबारा देखना। मेरा ख्याल ये है कि 700 लिख के बात खत्म। मसला 50% मटेरियल के एंगल से 100% है यार, तो मेरा ख्याल है रिश्ता कर लेते हैं, मटेरियल के एंगल से 100%, लेबर के एंगल से 50% और कन्वर्जन के सॉरी फैक्टोरियल्स के एंगल से 40%। अब क्या मसला? अब तो ठीक है यार, अब तो ठीक है। अच्छा यार यूनिट ज्यादा हो गए, ये भाई ने एक बात की, जरा कैलकुलेटर पकड़िए, 700 इंटू 100% प्लस 700 इंटू 50% प्लस 700 इंटू 40%, तो अच्छा यूनिट ज्यादा हो गए, और क्या चाहिए? मसला आप मेरे से सुने, आप तो हिम्मत नहीं कर रहे, इसका कोई बड़ा फायदा नहीं है जब आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, लेकिन ये सबको क्लियर है कि यहाँ कुछ मसला है। लेकिन अब जरा मेरी बात सुनिएगा, ये सिर्फ 16,000 जहन में लाए, 16,000 का नाम बताएं क्या? मटेरियल। इस मटेरियल की बेस में क्या 2750 ठीक है? सिर्फ 16,000 की बेस में, क्या इस 16,000 की बेस में 150 ठीक है? क्या इस 16,000 की बेस में 700 इंटू 100% सही है? और 16,000 की बेस में ये दोनों नहीं होने चाहिए, सिर्फ 16,000 की बेस में 2750 ठीक है? 2750 ठीक है सर, 150 ठीक है, और 700 इंटू 100% ठीक है,
और डेफिनेटली अगले दो मटेरियल की बेस में नहीं होना चाहिए। दूसरी फिगर पहले 8125 8125 किसकी अमाउंट है? लेबर की। क्या लेबर की बेस में 2750 ठीक है, 150 ठीक है, और क्या इसकी बेस में 700 इंटू 50% ठीक है? ना ये होना चाहिए ना वो होने का मतलब क्या हुआ, ना मटेरियल होना चाहिए ना फैक्ट्री ओवरहेड्स होना चाहिए, लेबर की बेस में, लेबर की बेस में सिर्फ होना चाहिए 700 इंटू 50%। तीसरा आप करवाएं। तीसरी फिगर का नाम क्या है? नाम फैक्ट्री ओवरहेड्स की बेस में क्या 2750 होना चाहिए? 2750 हर जगह ही पहुंचा वो, 150 होना चाहिए। और क्या 3458 की बेस में 700 इंटू 40% होना चाहिए। लेकिन कौन कौन सी दो फिगर्स नहीं होनी चाहिए? 100% एंड 50% नहीं होना। यहाँ तक ठीक है? तो प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि हम अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की अब कॉमन बेस बनाने की पोजीशन में नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने किसे बोला? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स इकट्ठा लिख के हम एक बेस बनाने की पोजीशन में पहले तो होते थे यार। क्या पहले पर यूनिट ऐसे ही निकाली जा रहे थे? वो कौन सा जमाना था जिसमें वर्क इन प्रोसेसेस नहीं थे और 100% कंप्लीटेड वाले यूनिट्स ही होते थे, तो हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पर यूनिट रेट कंबाइन निकाल लेते थे। लेकिन इस केस में हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट का रेट कंबाइन निकालने की पोजीशन में इसलिए नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के तीन जो अलग अलग कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, उनकी बेस अब डिफरेंट है। मटेरियल की बेस में, मटेरियल के रुपीस की बेस में और यूनिट्स होने चाहिए, लेबर की बेस में और यूनिट्स होने चाहिए, और फैक्ट्री ओवरहेड्स की बेस में डिफरेंट यूनिट्स होने चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? सबको पता है कंबाइंड रेट नहीं निकल सकता। क्या मसला है? क्या मसला है? बेस कॉस्ट कंपोनेंट्स की सेम नहीं है। बार बार अब मैंने एक लफ्ज बोला करना है, कॉस्ट कंपोनेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से वजन? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। क्या मैं कंबाइंड रेट निकाल सकता हूँ? कब निकाल लेता था? किस जमाने में निकाल लेता था? जब वर्क इन प्रोसेसेस नहीं थी। लेकिन अभी छोटा सा एक सवाल किया था पिछले पेज पे, उसमें तो निकाल लिया मैंने। एक नहीं, वहां भी, वहां अभी थोड़े देर पहले तो मैंने वर्क इन प्रोसेसेस में भी कंबाइंड रेट निकाली 113.64। वहां उसने जो परसेंटेज दी है 40% कंप्लीट, बस 40% कंप्लीट से हम क्या समझेंगे? 40% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। यहाँ प्रॉब्लम क्या बना? मटेरियल के एंगल से और परसेंटेज है, लेबर ओवरहेड्स के एंगल से और परसेंटेज है। तो क्या हम इकट्ठा रेट निकाल सकते हैं? यहाँ पे आपने एज इट इज लिखना है जैसे मैंने लिखा है, और एज इट इज एक क्रॉस करना है, और इस क्रॉस के नीचे हम क्या नहीं कर सके ये नोट करना है। यहाँ तक लिखें, हल्का सा क्रॉस जितना मैंने किया है, फिर व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस क्रॉस ये मैं बताता हूँ। The online students please Sath. We cannot calculate, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने से, a combined rate of, इधर चार्टिंग टेबल, sorry we cannot calculate, calculate a combined rate of manufacturing cost
per unit because the base of each cost component, the base of each cost component means that is material, labor, factory overheads, because the base of each cost component is different. बेस कैसे कह रहा हूं बार बार, नहीं डिवाइड जिससे होना, बेस मींस जिससे डिवाइड होना, तो मटेरियल की बेस में और कैलकुलेशन है, लेबर ओवरहेड्स की बेस में डिफरेंट कैलकुलेशन, ठीक है। और ये प्रॉब्लम भी किस वजह से है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वजह से, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में भी किस वजह से है, बिकॉज हर कॉस्ट कंपोनेंट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है। ये 2-3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो गए बार बार बोलने में, कॉस्ट कंपोनेंट फाइनल है क्या है, और एक वर्ड मैंने बोलना स्टेज ऑफ कंप्लीशन। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ढूंढ के बता रहा है, ये मैं किसे कर रहा हूं, आपका क्या ख्याल है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या है, 100% मटेरियल, 50% लेबर, 40% फैक्ट्री, तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना कितना काम हो गया है। और कॉस्ट कंपोनेंट मींस मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री, ठीक है। तो अगर बेटा ये सिचुएशन हो जाए कि हम कंबाइंड बेस नहीं बना सकते, तो फिर रादर देन कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें, अब हम मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अलग कैलकुलेट करेंगे, लेबर कॉस्ट पर यूनिट अलग कैलकुलेट करेंगे, और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अलग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उन रिस्पेक्टिव अमाउंट्स की बेस में डिफरेंट यूनिट्स आने हैं। इन सच अ सिचुएशन, नेक्स्ट लाइन लिखो, इन सच अ सिचुएशन, in such a case we will calculate separate rate per unit for each cost component अभी बार बार वर्ड रिपीट हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग कॉस्ट कंपोनेंट। इस केस में अब कितने रेट निकलेंगे, चलिए ये बता दो बस, 3 का मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। चलिए ये बात मेरे ख्याल में टाइम कंज्यूमिंग है, कल इंशाल्लाह 12 यहीं से शुरू करेंगे। छोटा सा होमवर्क घर के लिए, सिर्फ बी पार्ट है, पेज 43 क्वेश्चन नंबर 2 बी रिक्वायरमेंट। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स आपको तो नहीं क्वेश्चन आएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी।